नमस्ते। और आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी अकल्पनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, जुए का एक बिल्कुल साधारण सा खेल, जिसे शुरू में शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया हो, वो कैसे रातों रात भारत की एक विशाल और ताकतवर समानांतर अर्थव्यवस्था बन गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने बिना किसी सरकारी ठप्पे के दशकों तक लाखों लोगों की जिंदगियों और करोड़ों रुपयों को अपने इशारों पर नचाया। यह सिर्फ एक जुए की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के शातिर दिमाग और मुंबई शहर की रगों में दौड़ने वाले पैसे की कहानी है। तो चलिए माहौल को थोड़ा समझते हैं और सीधे जनवरी 1961 की मुंबई में चलते हैं। भाईखला की वो तंग और अंधेरी गलियां, जहां हवा में नमक और मछली की अजीब सी महक फैली रहती थी। इन्हीं गलियों में एक पान की दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी, और यकीन मानिए, यही मुंबई का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा था। इस अंधेरे में खड़ा एक शख्स पूरी खामोशी से इस खेल को देख रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रतन खत्री था, वही खत्री जो आगे चलकर इस पूरे साम्राज्य का बेताज बादशाह बनने वाला था। आइए सबसे पहले इस मटका खेल के जन्म की कहानी को समझते हैं। रतन खत्री की कहानी वाकई हैरान करने वाली है। 1947 के बंटवारे के वक्त खाली हाथ मुंबई आए खत्री ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि इस शहर में असली ताकत सिर्फ और सिर्फ पैसा है। शुरुआत में मटका कल्याणजी भगत नाम के एक व्यापारी ने शुरू किया था। उस वक्त ये पूरी तरह से न्यूयॉर्क के कपास बाजार के खुलने और बंद होने के भावों पर टिका होता था। लेकिन 1964 में जब अमेरिका ने ये भाव सार्वजनिक करना बंद कर दिए, तो भगत का धंधा लड़खड़ाने लगा। और ठीक यहीं खत्री ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने न्यूयॉर्क पर निर्भरता खत्म की और सीधे एक मटके में पर्चियां डालकर नंबर निकालना शुरू किया। ये तरीका एकदम आसान था, किसी पर निर्भर नहीं था, और सबसे अहम बात, ये पूरी तरह से खत्री के कंट्रोल में था। अब देखते हैं कि कैसे इस छोटे से आइडिया ने एक विशाल जुए के साम्राज्य का रूप ले लिया। मटके से पर्ची निकालने के इस एक छोटे लेकिन क्रांतिकारी बदलाव ने पूरी गेम पलट दी। किस्मत का ये खेल अब एक बहुत ही संगठित कॉरपोरेशन बन चुका था। ये कोई गली मोहल्ले का साधारण जुआ नहीं था, बल्कि किसी बड़ी इंडस्ट्री की तरह एकदम सटीक तरीके से चलने वाला कारोबार था। रतन खत्री का नेटवर्क जबरदस्त था। हर मोहल्ले में एजेंट थे जो पैसा इकट्ठा करते, फिर एक तय समय पर जीतने वाला नंबर निकलता, रकम बांटी जाती, और इस पूरी प्रक्रिया में खत्री का अपना हिस्सा हमेशा बिना किसी चूक के सुरक्षित रहता था, बिल्कुल एक अचूक मशीन की तरह। और इस पूरी मशीन का सबसे बड़ा जादुई आंकड़ा था नंबर 90। मतलब मटके में अगर कोई 1 रुपए लगाता तो जीतने पर उसे सीधे 90 रुपए मिलते थे। जरा सोचिए, उस दौर के एक मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या छोटे दुकानदार के लिए ये 90 गुना रिटर्न किसी गणितीय चमत्कार से कम था क्या? अचानक अमीर होने का एक ऐसा सपना जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन जब बात इतने बड़े पैसे की हो, तो अंडरवर्ल्ड और राजनीति का इसमें कूदना तो तय था। जहां बेतहाशा पैसा होता है, वहां टकराव होना तो लाजिमी है। 1970 के दशक तक खत्री के मटके में हर हफ्ते करोड़ों रुपए घूमने लगे थे। इतने पैसे ने स्वाभाविक रूप से पुलिस और उभरते हुए माफिया दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इंस्पेक्टर विश्वास राणे जैसे ईमानदार अफसरों ने खत्री के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। एजेंट पकड़े भी गए, दफ्तर सील भी हुए, लेकिन खत्री का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि उनके बेहिसाब पैसे ने उन्हें एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक ढाल दे रखी थी। राजनेता, बड़े अफसर और दलाल सब किसी न किसी रूप में इस नेटवर्क का हिस्सा थे। रिश्वत के पैसों ने खत्री के इर्द गिर्द एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। उस दौर की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। मुंबई में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की ताकतें उभर रही थीं। एक तरफ दाऊद इब्राहिम था, जिसकी पूरी ताकत बंदूक, खौफ और बाहुबल पर टिकी थी। दाऊद किसी भी कीमत पर मटके के इस विशाल धंधे पर कब्जा जमाना चाहता था। और दूसरी तरफ थे रतन खत्री। ना कोई गोली, ना कोई धमकी। उनकी ताकत थी उनकी तेज बुद्धि, राजनीतिक रिश्वत और उनका बेहतरीन सिस्टम। दाऊद जैसा खतरनाक डॉन भी चाहकर खत्री के साम्राज्य को सीधे तौर पर निगल नहीं पाया। खत्री की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत था उनका ये विकेंद्रीकृत या यूं कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। उनका हर एजेंट पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करता था। किसी एक इंसान को पूरे सिस्टम की जानकारी होती ही नहीं थी। मतलब अगर पुलिस या अंडरवर्ल्ड किसी एक एजेंट को पकड़ भी ले या नेटवर्क का एक धागा तोड़ भी दे, तब भी पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी जगह सुरक्षित रहता था। सच में इसी अचूक तकनीक ने उस दौर के सबसे खूंखार माफियाओं को भी खतरी के सामने बेबस कर दिया था। चलिए अब देखते हैं कि इमरजेंसी जैसे मुश्किल दौर में
ये साम्राज्य कैसे टिका रहा? 1970 और 80 के दशक का भारत गहरी उथल-पुथल से गुजर रहा था। समाज में बहुत बेचैनी थी। लेकिन विरोधाभास देखिए, समाज में जितनी निराशा बढ़ रही थी, मटके की यह समानांतर अर्थव्यवस्था उतनी ही दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही थी। 1974 में पुलिस की भारी कार्रवाई के बाद लगा कि अब मटका खत्म हो जाएगा। लेकिन 1975 में जब देश में आपातकाल लगा और आम इंसान की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई, तो खतरी का धंधा अप्रत्याशित रूप से और ज्यादा बढ़ गया। फिर 1980 के दशक में जब मुंबई की मिलें बंद होने लगीं और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, तब तो इस मटके की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि क्या ही कहें। जब असली दुनिया बिखर रही थी, तब ये अवैध दुनिया आसमान छू रही थी। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। उस युग की ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी कि जब असल जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बचती, तो इंसान किस्मत के खेल में उम्मीद ढूंढने लगता है। रतन खत्री असल में सिर्फ जुआ नहीं बेच रहे थे, वो उम्मीद बेच रहे थे। उन लाखों लोगों के लिए जिनका रोजगार छिन गया था, जिनका कल पूरी तरह से अंधकार में था। मटके की वो एक छोटी सी पर्ची उन्हें अगली सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण देती थी। ये कोई मामूली नंबर गेम नहीं था, ये हताश लोगों की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत बन गया था। इस हताशा और उम्मीद के व्यापार ने खत्री को कितना अमीर बनाया, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1985 आते आते खत्री के मटका नेटवर्क के जरिए हर हफ्ते 50 करोड़ रुपए, जी हां 50 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा था। आज के समय में भी यह रकम बहुत बड़ी है। सोचिए 80 के दशक के हिसाब से ये कितनी अकल्पनीय राशि रही होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। खतरी का जाल पुणे, नागपुर, अहमदाबाद और सूरत तक फैल चुका था। पैसा इतना ज्यादा था कि उस समय के कई छोटे सरकारी बजट भी इसके आगे पानी भरते। ये अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था थी जो सरकार की नाक के नीचे, रडार के एकदम बाहर बेखौफ चल रही थी। लेकिन रतन खत्री बेहद चतुर इंसान थे। उन्होंने इस अकूत संपत्ति को सिर्फ अपनी तिजोरियों में सड़ाया नहीं, बल्कि इसे बड़ी ही चालाकी से समाज में निवेश किया। अस्पताल बनवाए, गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, और इसी का नतीजा था कि लोग उन्हें अंडरवर्ल्ड का कोई क्रूर भाई नहीं, बल्कि एक परोपकारी सेठ मानते थे। ये उनकी पीआर रणनीति थी। इस परोपकारी छवि का असर ये था कि जब भी उन पर कार्रवाई की सुगबुगाहट होती, तो गरीब बस्तियों से एक खामोश चेतावनी निकलती थी, जिससे बड़ी बड़ी सरकारें भी पंगा लेने से डरती थीं। पर हर साम्राज्य का एक अंत होता है। आइए समझते हैं कि इस बादशाह का पतन कैसे हुआ। कानून के दायरे से बाहर बने किसी भी साम्राज्य की एक एक्सपायरी डेट तो होती ही है। बुनियाद चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी है तो एक दिन उसे ढहना ही पड़ता है। दशकों तक राज करने के बाद आखिरकार खत्री के साम्राज्य में भी दरारें आ गईं। 1995 में महाराष्ट्र में जब नई सरकार आई, तो एक सख्त राजनीतिक संदेश देने के लिए मटके पर बैन लगा दिया गया, और 1997 में रतन खत्री को एक छोटी सी अदालत में जुआ अधिनियम के तहत दोषी ठहराकर सजा सुना दी गई। जिस सिस्टम को उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा था, उसी ने उन्हें कटघरे में ला खड़ा किया। और फिर 2020 में 88 साल की उम्र में एक महामारी के बीच इस मटका किंग ने खामोशी से दुनिया को अलविदा कह दिया। जब खत्री जेल से वापस लौटे, तो मुंबई पूरी तरह बदल चुकी थी। 1993 के बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड अब आतंकवाद का खौफनाक रूप ले चुका था। मटके का खेल तो शायद अभी भी कहीं चल रहा था, लेकिन खत्री के बिना वो अपनी आत्मा खो चुका था। खत्री ने अपने इस अवैध खेल में भी जो एक अजीब सी नैतिकता कायम की थी ना, कि हारने वाले का भी सम्मान हो और एजेंट कभी धोखा न दे, वो सब अब खत्म हो चुका था। अब ये महज एक बेरहम और खूंखार रैकेट बनकर रह गया था। तो अगर हम खत्री की अंतिम विरासत को देखें, तो वो सिर्फ एक अपराधी नहीं थे। वो असल में एक विशाल समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी के मास्टरमाइंड थे। एक ऐसा सिस्टम जो सरकार की कमियों और गरीबों की अधूरी जरूरतों की खात पानी पर पलता था। कानून की नज़र में वो यकीनन दोषी थे, लेकिन जरा सोचिए, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी थी जो उस वक्त के हाशिए पर खड़े लोगों को आधिकारिक व्यवस्था से कहीं ज्यादा भरोसेमंद महसूस होती थी। रतन खत्री चले गए और उनके साथ मटके का वो दौर भी खत्म हो गया, लेकिन आज भी पुरानी मुंबई की उन तंग गलियों में एक सवाल खामोशी से गूंजता है। बिल्कुल वही सवाल जिसने लाखों खाली हाथों को हर शाम एक पर्ची पर नंबर लिखने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्या सच में किस्मत बदल सकती है? क्या वाकई एक रात में सब कुछ पलट सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इंसान की उस उम्मीद और हताशा से जुड़ा है जो कभी खत्म नहीं होती, और शायद इसीलिए खत्री का साम्राज्य कभी इतना विशाल बन पाया था।
आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये सवाल जरूर आपको सोचने पर मजबूर करेगा, है ना? जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।